हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनके बहुत ही सरल तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं ये अनलिमिटेड बार बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए और बार बार इन्हीं में से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 2025 का पेपर होने वाला है बोर्ड परीक्षा का, उसमें भी इसमें से ही मिनिमम 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पेशली ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत सिंपल तरीके से आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विद्युत रसायन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 12वीं रसायन 2025 के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत रासायनिक सेल। हमें यह बताना है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है और उसका नामांकित चित्र बनाना है और अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो हम सभी जानते हैं जो सेल होता है, यानी सेल मतलब जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड हो और पात्रों और विद्युत अपघटनीय विलयन हो, यानी विद्युत अपघट का विलयन हो, ऐसा विलयन जो विद्युत के प्रवाह से अपघटित हो जाए या फिर जल में डालने पर आयनित हो जाए, ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। जनरली जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं या लवण होते हैं, मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सेल होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक ऐसे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। तो यहां पर जो हमें पढ़ना है वो विद्युत रासायनिक सेल यानी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब जो सेल होते हैं या तो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे होते हैं या दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों के विलयन में डूबे होते हैं। सेल मतलब जनरली पात्र, 2 इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट का विलयन। तो यहां पर हम समझते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो यहाँ इसका आंसर देखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत मतलब विद्युत धारा और रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सिंपल इसकी परिभाषा, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है, अभी हम समझेंगे। ऑक्सीकरण मतलब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी उस पदार्थ का ऑक्सीकरण, और उसी इलेक्ट्रॉन को उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ द्वारा ग्रहण करना, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया जब एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किस पर आधारित है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। किंतु इस सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाती है और अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। अप्रत्यक्ष मतलब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे होते, अलग अलग पात्रों में होते, तो अलग अलग पात्रों में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो आपस में जुड़े होंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 2 अलग अलग पात्रों में होती है। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत रासायनिक सेल, मतलब वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और यह सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। किंतु इस सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं
दो अलग अलग पात्रों में होती है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े दो अलग अलग पात्रों में होती है। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा बताई। अब हमें इसका डायग्राम बताना है। तो चूंकि मेरे द्वारा बनाया गया, चूंकि मैं आपको बता दूं कि कोचिंग में जो मैं आपको बताता हूं वही कंटेंट मैं अपने चैनल पर भी लेके आता हूं, इसलिए आप बिल्कुल यानी बिल्कुल इजी वे में उसको समझ सकते हैं और उस वीडियो के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है विद्युत रासायनिक सेल। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये दिख रहा है यहाँ पर एक कंटेनर ये दिख रहा है। अब हम इसको समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें Zn इलेक्ट्रोड है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड को इंडिकेट कर रहा है। अब इस पात्र में क्या करते हैं, ZnSO4 का सोल्यूशन लिया, ZnSO4 का विलयन लिया। इसी प्रकार इसमें एक और पात्र है यहाँ पर, ये एक और पात्र है यहाँ पर। इस पात्र में कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, यानी कॉपर की छड़ होती है, और CuSO4 का इसमें विलयन होता है, यानी जिंक की छड़ को, जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के विलयन में, जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के विलयन में, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यानी कॉपर की छड़ है, धातु की छड़ है, उसको CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाता है। अब दोनों विलयनों को एक U आकार की नली जिसमें लवण यानी KCl होता है, अगर अगर एक समुद्री शैवाल होता है, समुद्री पौधा, यानी अगर अगर के साथ जो लवण है KCl। अब KCl की जगह पोटेशियम नाइट्राइट KNO3 भी ले सकते थे, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, Na2SO4 सोडियम सल्फेट भी ले सकते थे, और पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर अगर एक समुद्री शैवाल है, पौधा है, उसके साथ इसका अर्ध ठोस पेस्ट बना लेते हैं और इसके अंदर इसको भर देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर है KCl और एक लवण है, जैसे NaCl एक लवण है, तो K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Cl के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। दोनों विलयनों को U आकार की नली द्वारा जोड़ दिया। चूंकि इसमें लवण भरा है इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं लवण। ब्रिज का काम कर रही, दोनों विलयनों को जोड़ने का काम कर रही, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पर सेतु, तो लवण सेतु। इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु तार, दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु तार और वोल्ट मीटर विभव मापी द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों को। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देंगे, पात्र को कनेक्ट कर दिया KCl यानी लवण सेतु द्वारा, और धातु की दोनों छड़ों को धातु के तार द्वारा कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर कुंजी है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इसमें करंट उत्पन्न होने लगेगा, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी। तो अब प्रोसेस कहां से शुरू होगी कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इसमें से इलेक्ट्रोड मतलब चूंकि केमिस्ट्री की भाषा में तत्व हो गया, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रॉड पर छोड़कर और Zn2+ के फॉर्म में कहा जाएगा, ये विलयन में आ जाएगा, Zn2+, दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर। चूंकि जिंक के आखिरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4s2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि Zn2+ आयन विलयन में, ऐसा हमने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एनोड। एनोड मतलब सेल का वह भाग जिस पर इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया होती है, और इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसलिए यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कैथोड की तरफ ये आ जाएंगे, तो इसमें विलयन क्या था, CuSO4। अब CuSO4 विलयन Cu2+ में और SO4 सल्फेट आयन में टूट जाएगा। इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए जो Cu2+ है, यानी कॉपर, या फिर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर क्यूप्रिक आयन, Cu2+ मतलब क्यूप्रिक, 1+ आवेश होता तो उसको क्यूप्रस बोलते। तो क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए जाएगा और इसी पर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इलेक्ट्रॉन देकर फ्री हो रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो आयन है
वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उस पर जमा हो रहा है। यानी एक इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इलेक्ट्रॉन देकर आयन के रूप में विलयन में चला जा रहा है, और दूसरे इसमें यानी आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जा रहा है। अब इसका जो भाग बचा है यहाँ पर SO4, क्योंकि CuSO4 था। अब यहाँ पर Zn2+ नीचे मतलब विलयन में, और यहाँ पर सल्फेट आयन विलयन में। अब यहाँ पर Zn2+ से क्रिया करने के लिए जो Cl- आयन है ये कहाँ चलेगा, ये ऐसा मान लेते हैं कि Zn2+ यानी जिंक आयन से रिएक्ट करने के लिए आएगा क्लोराइड आयन। जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे यानी सर्किट पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार सल्फेट रह गया, बाकी क्यूप्रिक तो चला गया इलेक्ट्रोड पर, तो यहाँ पर सल्फेट से क्रिया करने के लिए क्या आएगा, यानी पोटेशियम आयन। और जैसे ही दोनों यहाँ पर कनेक्ट होंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से यानी एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो ये इसका डायग्राम है। अब इसकी जो हमने बताया है, अब हम इसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा समझते हैं। तो यहाँ विलयन में क्या थे, Cu2+ आए। तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। तो हमने क्या बोला, जब दोनों पात्रों को जोड़ दिया गया लवण सेतु द्वारा, यानी अगर वह KCl से भरी अर्ध ठोस U आकार की नली को लवण सेतु और दोनों जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो क्रिया कहां से स्टार्ट हुई, यानी जिंक पहले ठोस था, इलेक्ट्रोड था, इसने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए और Zn2+ फॉर्म में ये AQ मतलब एक्वस में आ गया। चूंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे, इसलिए हमने क्या बोला, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से यानी जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे। तो जब कॉपर की तरफ जाएंगे तो विलयन में क्या था, Cu2+ आयन, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu कॉपर में, और कॉपर क्षण पर जमा हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड कहलाता है, जिस पर अपचयन की क्रिया होती है वो कैथोड कहलाता है। ध्यान रखना, हमेशा जब सेल की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया किस क्षण पर होती है, किस इलेक्ट्रोड पर होती है, एनोड पर। या फिर हम बोलेंगे एनोड पर होने वाली क्रिया का नाम लिखिए ऑक्सीकरण, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए अपचयन। अपचयन की क्रिया सेल में कौन से इलेक्ट्रोड पर होती है, कैथोड पर होती है। एनोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण, कैथोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन। अब देखो संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया को अगर हमें बताना है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में समझे Zn जो था यहाँ पर S मतलब सॉलिड है, ठोस है, और जो Cu+ था यानी कॉपर सल्फेट में Cu2+ क्यूप्रिक आयन, ये पहले से विलयन में था। जब दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए गए तो जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कॉपर को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देकर ये विलयन में चला जाएगा Zn2+ के रूप में, एक्वस मतलब जलीय, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण अभिक्रिया है। जिंक ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कॉपर ने उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बोला रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम दिया हमने इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन हो रहा है यहाँ पर। डेनियल सेल, अगर हमसे बात की जाए कि डेनियल सेल को हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, एक्चुअली जो विद्युत रासायनिक सेल है इसको गैल्वेनिक सेल के नाम से भी आता है, डेनियल सेल के नाम से भी आ सकता है, वोल्टीय सेल के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। तीनों का मीनिंग एक ही। और विद्युत रासायनिक सेल के नाम से अगर आता है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। या फिर ऐसा आ सकता है कि विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल के आधार पर समझाइए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमें लिखना पड़ेगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये 2-3 प्रकार से आता है, लेकिन जो जितने प्रकार से आता है उसको हमें माइंड में रखना। अब डेनियल सेल, तो सेल क्या है, इधर देखो, जो जिंक है वो ठोस है, S मतलब सॉलिड, और ZnSO4 में ये डूबा हुआ है, जिंक सल्फेट,
और जिंक सल्फेट यहाँ पर AQ है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलियन है AQ, और कॉपर ठोस है, कॉपर की छड़ उसमें डूबी हुई है, यानी ZnSO4 में और CuSO4 में है। जब एक इलेक्ट्रोड एक विलियन में होता है तो इसको अर्ध सेल बोलेंगे। यहाँ पर भी विलियन में इलेक्ट्रोड है, अर्ध सेल बोलेंगे। और दोनों विलियनों को, यानी जो हमने दो लाइनें यहाँ पर बना रखी पैरेलल, इसको बोल रहे हैं लवण सेतु। लवण सेतु द्वारा जोड़ रखा है। जब जिंक को ZnSO4 में रखा गया तो ये एनोड बना, और एनोड यानी कैसा है, ऋणात्मक है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को रॉड पर छोड़कर Zn2+ आयन में विलियन में जा रहा है, इसलिए क्षण ऋणावेशित हो जाएगी। यहाँ पर कॉपर को CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलियन में रखा गया, चूंकि विलियन से Cu2+ आयन यानी क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो एनोड से कैथोड की तरफ आए और क्षण पर जमा हो जाती है, यानी धन आयन क्षण पर जमा हो रहा है, इसलिए क्षण ऋणावेशित हो रही। तो इसमें कैथोड धनावेश और एनोड ऋणावेश। ध्यान रखना, विद्युत अपघटनीय सेल में जस्ट उल्टा होता है, एनोड धनावेशित और कैथोड ऋणावेशित। लेकिन एनोड कोई भी हो, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी। तो ऐसे हमने बहुत सिंपल तरीके से विद्युत रासायनिक सेल को यहाँ पर समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, लवण सेतु क्या है? लवण सेतु क्या है, इसके कारण बताइए। लवण सेतु क्या है और इसके कारण बताइए। लवण सेतु और इसके कारण। अब हमें पता है लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल में यू आकार की एक नली है जिसमें लवण भरा हुआ है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को अगर अगर के साथ इसका अर्ध ठोस पेस्ट बनाते हैं और यू आकार की नली में इसको भर देते हैं, लवण सेतु कहलाती है। लवण सेतु के कार्य क्या है? एक तो विद्युत संपर्क बनाए हुए, यानी दोनों अर्ध सेलों में विद्युत संपर्क बनाया हुआ है। दूसरा, दोनों विलियनों को आपस में मिलने नहीं दे रहा। तीसरा, विद्युत उदासीनता को भी बनाए रखता है। तो अभी हमने बताया जब एक क्षण एक पात्र में डूबी होती है तो हम उसको अर्ध सेल बोलते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु KCl, KNO3 या Na2SO4 तीनों में से कोई एक लेंगे। तीनों विद्युत अपघट्य, तो क्या बोलेंगे? आदि विद्युत अपघट्य तथा अगर अगर। अगर अगर क्या बताया मैंने? एक शैवाल है, एल्गी है, समुद्री पौधा है, उसके साथ लवण का अर्ध ठोस पेस्ट बना लेंगे से भरी यू आकार की नली को, चूंकि उसका शेप उल्टी रखी हुई है, अगर सीधी कर दे तो यू शेप हो जाएगा उसका। यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। एग्जाम में पूछते हैं, ये 2 नंबर में आता है। लवण सेतु के कार्य, तो विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु निम्न कार्य करता है, निम्न कार्य होती है। पहला पॉइंट यह है, दो विद्युत अपघट्य जैसे ZnSO4 और CuSO4 के मध्य परिपथ को पूर्ण करता है, यानी इसी के कारण, क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, अंदर आयनों के माध्यम से, यानी K कहा जाएगा, K जाएगा SO4 से क्रिया करने और Cl आएगा Zn2+ से क्रिया करने। तो KCl यानी लवण सेतु के द्वारा ही सर्किट पूरा हो रहा है। दूसरा, यह दोनों अर्ध सेल मतलब ZnSO4 और CuSO4 के विद्युत अपघट्य विलयन को आपस में मिलने से रोकता है। तीसरा, यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, यानी अभिक्रियाएं समान वेग से होंगी और जो करंट उत्पन्न होगा वो भी समान दर से, यानी समान वेग से उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर लवण सेतु पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें प्रश्न नंबर 3। अंतर लिखिए। ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है, प्रश्न अंतर लिखिए। अब अंतर क्या है? इसमें 2 अंतर दिए हुए, विद्युत रासायनिक सेल, यहां पर गैल्वेनिक सेल भी हो सकता है, डैनियल सेल भी हो सकता है, और विद्युत अपघटनीय सेल, इन दोनों में अंतर बताना है। और दूसरा, प्रबल विद्युत अपघट्य 2 बार यहां पर लिखा गया, प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य में यहां पर अंतर बताना है
क्लियर है? प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये जस्ट 2 बार हो गया, इसको ध्यान रखना, इग्नोर करना। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल, अभी चूंकि हमने सेल के बारे में पढ़ा है तो इसको ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं, यानी इस टाइप के 2 अर्ध सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल है। पात्रों को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं, ऐसे पहचान सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है उसमें एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं और बाहरी सोर्स से, यानी बाहर से इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एनोड, ये कैथोड, उसमें ये एनोड और ये कैथोड। इसमें एनोड ऋणावेशित होता है और कैथोड धनावेशित होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छड़ पर छोड़ रहा है। इसमें किसी बैटरी द्वारा, आउटर सोर्स द्वारा धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड डायरेक्ट धन सिरे से जुड़ा है। धन सिरा मतलब धनोद, एनोड, और ये इलेक्ट्रोड डायरेक्ट ऋण सिरे से जुड़ा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऋणोद यानी एनोड। तो विद्युत रासायनिक सेल, पहले विद्युत रासायनिक सेल है, बाद में विद्युत अपघटनीय सेल है। तो ये जो है ये विद्युत रासायनिक सेल और ये जो है यहाँ पर ये विद्युत अपघटनीय सेल है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पहले बताएंगे, और दूसरा पॉइंट उसी में विद्युत अपघटनीय सेल को इंडिकेट करेगा। ये विद्युत रासायनिक सेल है, वो विद्युत अपघटनीय सेल है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मतलब इसमें, उसमें उल्टा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा से रासायनिक ऊर्जा, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा पॉइंट यहां देखते हैं, पहला पॉइंट था 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग विद्युत अपघट्य में रखे होते हैं। जैसे ये ZnSO4 जिंक सल्फेट में, वो कॉपर सल्फेट में रखा हुआ है। इसमें क्या बोल रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट्य में रखे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट्य में यहाँ पर डूबे होते हैं। तीसरा अगर हम देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः मतलब अपने आप होती है। जिंक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा, छोड़ देगा, Zn2+ आयन के रूप में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उधर बिलियन में से Cu+2 आयन द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। विद्युत धारा प्रवाह के बाद रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सपोज करो इसमें मान लो NaCl लिया जाता है, NaCl, अब विद्युत प्रवाहित करते तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस आवेश आ जाता है। तो ऋण आयन कहाँ चलता, ऋण चलता धन इलेक्ट्रोड की तरफ और धन चलता ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते तो उस इलेक्ट्रॉन को Na+ ग्रहण करता। उसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, बट विद्युत धारा के प्रवाह से। चौथा, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। इसमें लवण सेतु आवश्यक है, उसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखते हैं। तो ऐसे हमने इसके 4 पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझे। अब 5वां पॉइंट हम इसका देखते हैं। 5th पॉइंट, 5th पॉइंट, एनोड ऋणात्मक। किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को छड़ पर छोड़कर Zn2+ में के रूप में विलयन में जा रहा है। एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है, उल्टा होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो बैटरी के धन और ऋण सिरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट, प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। प्रबल विद्युत अपघट्य को पहले बताएंगे उसका सेंटेंस, और दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब जो विद्युत के प्रवाह से अपघटित हो जाए, या जल में डालने पर धन और ऋण आयन में टूट जाए, या ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर या विद्युत धारा के प्रवाह से अपने अवयवी घटक आयनों में टूट जाते, यानी उनके बीच में जैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ होगा। चूंकि विद्युत अपघट्य में सभी अम्ल, सभी क्षार और सभी लवण आते हैं, और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते, विलयन अवस्था में आयन स्वतंत्र हो जाते, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते, क्योंकि धन और ऋण आयनों के बीच में आकर्षण होता है, यानी आयनिक बंध इनके बीच में काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनमें आयनिक बंध होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, और सभी आयनिक यौगिक जो है 99%
विद्युत अपघट्ट के उदाहरण है अम्ल, क्षार और लवण। अब ऐसे विद्युत अपघट्ट जो पानी में डालने पर एक ही बार में पूरा टूट जाए, धन अलग हो गया, ऋण अलग हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ऐसे पदार्थ या ऐसे विद्युत अपघट्ट जो पानी में डालने पर एक बार में 50% आयनित होंगे। आयनित मतलब किसी पदार्थ का धन और ऋण आयन में टूटना, आयनित होना, उसको बोलेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इसी के बेस पर अंतर समझते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, प्रबल विद्युत अपघट्ट का पॉइंट पहले बताना है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का बाद में बताना है। तो यह है जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है। यह है दुर्बल की बात कर रही है, यह जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्ट इनकी चालकता अधिक होती है, क्योंकि जो विलयन की चालकता है वो धन और ऋण आयन की चालकता है। यानी विलयन में धन और ऋण आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विलयन की चालकता कहलाती है। तो जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा चालकता होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता अधिक है, क्योंकि उसमें आयन ज्यादा है, धन और ऋण। इनकी चालकता कम होती है। तीसरा पॉइंट, इनकी चालकता पर तनुता। तनुता मतलब एक बार प्रबल विद्युत अपघट्ट टूट गया, अब आपने उसमें अगर पानी मिलाया तो ऐसा नहीं कि और धन और ऋण आयन उत्पन्न होंगे, यानी एक टाइम में वो पूरा टूट गया। तो तनुता यानी पानी मिलाने पर उसकी चालकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का लगभग 50% वो टूटते हैं, तो जितना हम उसकी तनुता बढ़ाएंगे, पानी मिलाएंगे, उतना ज्यादा वो आयनित होता जाएगा। तो तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, यानी उस प्रभावित होती है। उदाहरण देखें, प्रबल विद्युत अपघट्ट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण देखें, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट में सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार और लवण आ जाएंगे, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में सभी दुर्बल अम्ल और सभी दुर्बल क्षार आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में बहुत आता है। चूंकि अभी हमने पढ़ा कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। दो क्या होते हैं? अर्ध सेल। एक पात्र में अगर एक इलेक्ट्रोड डूबा है तो उसको हम आधा सेल बोलते हैं। तो इसमें दो अर्ध सेल है। इसमें जिंक को ZnSO4 में, कॉपर को CuSO4 में, और दोनों विलयनों को एक U आकार की नली द्वारा जोड़ दिया गया, और बाकी इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर लगा के, विभव मापी लगा के। तो ये पूरा प्रोसेस हमने समझा है। तो यहाँ पर करंट उत्पन्न होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा कितना करंट उत्पन्न हुआ है। अब कितना करंट उत्पन्न हुआ, मान लो हमने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करंट उत्पन्न हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करंट उत्पन्न हुआ। तो इस आधे सेल द्वारा, क्योंकि ये आधा सेल और वो आधा सेल है, किस सेल के द्वारा कितना उत्पन्न हुआ, इसको आइडेंटिफाई करना, यानी इसको बता पाना मुश्किल था। तो एक ऐसा आधा सेल बनाया गया, ऐसा अर्ध सेल बनाया जाए जिसके अंदर क्रियाएं, यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, यानी उसके आवेश को शून्य मान लिया गया, उसके आवेश को शून्य मान लिया गया। अब दूसरे आधे सेल का अगर हमें विभव निकालना है तो उसको कनेक्ट कर दिया गया, यानी जो SHE है ये वही अर्ध सेल है जो विद्युत रासायनिक सेल में दूसरे अर्ध सेलों के आवेश को ज्ञात करने में उसका उपयोग होता है। सपोज करो कि अगर मान लो ये हाफ सेल है, ये आधा सेल है, इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो SHE को एनोड बनाते हैं। और मान लो अगर इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन देने की है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो धातु जो हाइड्रोजन के ऊपर है उसका एनोड बनाते हैं। और चूंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन पर आधारित है, तो इसको कैथोड बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु हाइड्रोजन के नीचे है, तब हाइड्रोजन यानी SHE को हम एनोड बनाएंगे और दूसरे वाले को जो उसके नीचे उसको कैथोड बनाएंगे। तो ऐसे जब करंट उत्पन्न होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस आधे सेल का आवेश यानी विभव इतना है, क्योंकि जो SHE है इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य मान लिया गया। ये एनोड के समान भी व्यवहार कर सकता है, कैथोड के समान भी व्यवहार कर सकता है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल है, आधा सेल है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है,
यानी दूसरे आधे सेलों के आवेश को निकालने में इसका यूज होता है। तो हम इसको समझते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में हम उसको बोलेंगे सी, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHEC। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यह एक अर्ध सेल है, अर्ध सेल है, आधा सेल है, हाफ सेल है, वह संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ मतलब चूंकि दूसरे आधे सेलों के आवेश को निकालने में इसका यूज होता है। अब यह आधा सेल क्या है, इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 1 मोलार सांद्रता वाले H+ आयनों के विलयन में रखा जाता है। 1 मोलार मतलब यानी जैसे सपोज करो कि HCl ले लिया, HCl को पानी में डालेंगे तो उससे H+ आयन उत्पन्न होंगे। तो HCl का 1 मोल लेकर उसे 1 लीटर विलयन में घोल देते हैं तो वो कहलाता है 1 मोलार सांद्रता, यानी मोल पर लीटर। तो H+ आयन कितने होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए। 1 मोलार सांद्रता वाले H+ आयनों के विलयन में 298 केल्विन पर रखा जाता है। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम तार द्वारा एक कांच की नली में सील कर देते, उसको पैक कर देते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को कांच की नली को एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस से भरा जाता है। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की सतह पर अधिशोषित होती है। अधिशोषित मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक नहीं जा रहा है, सतह पर है, तो उसको बोलते हैं हम अधिशोषण। लेकिन एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक, उसके बल्क यानी स्थूल तक अगर एंटर हो जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं अवशोषण। तो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पर अधिशोषित हो रही है और शीघ्र ही H2 गैस तथा H+ आयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो SHE है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक अर्ध सेल है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, क्योंकि आधा सेल मतलब पात्र एक इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 1 मोलार सांद्रता वाले विलयन में 98 केल्विन पर 298 केल्विन पर कमरे के ताप पर रखा जाता है। इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम तार द्वारा जोड़ देते हैं और प्लेटिनम तार और इलेक्ट्रोड को कांच की नली द्वारा सील कर देते हैं। उसके बाद एक वायुमंडलीय दाब पर यानी सामान्य दाब पर हाइड्रोजन गैस उसके अंदर प्रवाहित की जाएगी और अंदर क्या होगा, H2 और H+ आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका विभव शून्य माना गया। एनोड और कैथोड दोनों के समान व्यवहार करता है, डिपेंड करता है जिस आधे सेल को आप जोड़ रहे हो वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है या फिर हाइड्रोजन के नीचे। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये वो पात्र है, ये पात्र है यहाँ पर। अब इसको समझना, इसमें ये जो है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्या है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम तार द्वारा जोड़ दिया गया। इलेक्ट्रोड को और तार को एक कांच की नली द्वारा ढक दिया गया, इसको सील कर दिया गया। पूरा जो होता है ये अर्ध सेल जो होता है ये पैक्ड होता है। यानी अब इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर, ये दिखाया जा रहा है, एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस इसके अंदर प्रवाहित की जा रही है। एक वायुमंडलीय दाब मतलब वातावरण का दाब। पृथ्वी पर वायु जो दाब डालती है उसको बोलते हैं 1 atm और उसको बैरोमीटर द्वारा मापेंगे, क्योंकि दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, दाब मापी। तो 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर mm Hg होता है। और जो वातावरण का ताप होता है, कमरे का ताप, दाब इतना हो गया, ताप 298 केल्विन। तो क्या बोला हमने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम तार से जोड़ दिया, तार और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को कांच की एक नली से ढक दिया गया। नली में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, किसको बता रहा है, प्लेटिनम तार को। और ये जो है यहाँ पर इसको बोले हम कांच की नली, और इसके अंदर जो विलयन भरा है वो 1 मोलार H+ आयन, यानी H+ आयन के 1 मोल को 1 लीटर में रखा गया। अब H+ आयन जैसे HCl जनरली यूज करते हैं, क्योंकि HCl जलीय विलयन में H+ आयन लूज करता है। तो H+ आयन का विलयन 298 केल्विन पर, 1 मोलार H+ आयन का विलयन। अब इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम ब्लैक उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। अब जैसे यहां पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं
कि जैसे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आएगी तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को दे देगी और वो H2 गैस H+ के रूप में, यानी H+ आयन के रूप में, किसके रूप में, H+ आयन के रूप में विलयन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन छड़ को दे के आ गए, H+ के रूप में विलयन में आ जाएंगे। पहले से भी विलयन में H+ आयन है, यानी H+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन परमाणु में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर परमाणु आपस में क्रिया करेंगे और H2 में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो गैस हम भेजेंगे वो H+ इलेक्ट्रॉन देकर H+ के रूप में विलयन में चली जाएगी और विलयन में पहले से भी H+ आयन है, वो H+ आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब अंदर ना तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी ना घटेगी, इसलिए हमने इसके परिवर्तन को शून्य मान रखा है। तो इसका डायग्राम है। अब हम यहाँ पर इसके समीकरण देखते हैं। अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। परिस्थिति के अनुसार SH यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। भी हमने बताया कि डिपेंड करता है आप किस अर्धशैल का विभव उसके द्वारा निकाल रहे हैं। यदि किसी सेल में SH एनोड की भांति कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी सेल में बाईं तरफ है, तो ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण आदि अभिक्रिया। तब हम उस क्रिया को क्या दिखाएंगे, क्रिया को हम इस तरीके से दिखाएंगे कि H2 गैस यानी विलयन में गई, चूंकि गैस थी उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और H+ में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, क्रिया हो रही है यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया ऑक्सीकरण। अब हम उस SH को यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे प्रदर्शित करेंगे, सेल में बाईं ओर, सेल के बाईं ओर, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, सेल कोई भी हो, एनोड बाईं ओर होगा, कैथोड दाईं ओर होगा, तो बाईं ओर निम्न प्रकार से उसको व्यक्त करेंगे। क्रिया ऐसी होगी और ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड, और बाद में क्या लिखते हैं हम उसका विलयन। तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है और विलयन क्या है, H+ आयन, 1 मोलर उसकी सांद्रता है, और हाइड्रोजन गैस उस इलेक्ट्रोड पर पास की जा रही है। अब हम इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं, इसका कंपेयर हम जिंक से कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा था और Zn2+ के रूप में विलयन में चला गया था। ये पहले ठोस था और ये विलयन में चला गया। प्रदर्शित हमने कैसे किया था इसको, जिंक की छड़ ZnSO4 में डूबी है, यहाँ पर ये लिक्विड था और ये जो था सॉलिड था, मतलब हमने एनोड के समान व्यवहार कर रहा है। तो इस क्रिया को हमने जिंक से, यानी जो डैनियल सेल है उसमें जिंक से कंपेयर कर रहे हैं। और कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने इसको प्रदर्शित किया, पहले हमने लिखा है इलेक्ट्रोड और फिर विलयन, तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोड और फिर विलयन, इससे कंपेयर किया जब ये एनोड के समान काम करेगा। यदि किसी सेल में SH कैथोड की भांति कार्य करता है तो अपचयन अर्धअभिक्रिया होती है, और कैथोड जो होता है वो दाईं तरफ होता है। तो जब क्रिया होगी तो इसके जस्ट अपोजिट, ध्यान रखना, इसके विपरीत ये क्रिया होगी, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2H+ आयन विलयन में से, यानी छड़ पर आकर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आकर इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए क्रिया क्या कहलाएगी यहाँ पर, अपचयन। और अपचयन की क्रिया हमेशा कैथोड पर होती है, यानी जस्ट इसके विपरीत अभिक्रिया। प्रदर्शित कैसे करेंगे, जस्ट इसके विपरीत इसको प्रदर्शित करेंगे। यानी इसका कंपेयर हमने किससे किया, इसका कंपेयर हमने कॉपर से किया, यानी कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और छड़ पर जमा हो जा रहा है Cu। अब विलयन, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे इस सेल को, क्योंकि कैथोड का काम कर रहा था, तो क्या बोला हमने, CuSO4 में कॉपर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। तो जैसे हमने उसको बताया था कि ZnSO4 और CuSO4 लवण सेतु द्वारा जुड़े हुए और कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि एनोड की भांति कार्य करेगा तो ऑक्सीकरण, कैथोड की भांति कार्य करेगा तो अपचयन। एनोड में हमें ऐसे प्रदर्शित करना है उसको, SH को, अर्धशैल को, इसके जस्ट विपरीत क्रिया कैथोड में होगी और इसके जस्ट विपरीत हम इसको कैथोड में प्रदर्शित करेंगे। SH
का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना गया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि SH यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव खाली स्थान होता है 0 वोल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे शुष्क सेल क्या है। शुष्क सेल, अब चूंकि सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रिया होती है तो विद्युत उत्पन्न होती है, और विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत प्रवाहित करने पर क्रियाएं होती हैं। और विद्युत रासायनिक सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। यानी अगर मान लो विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाएं समाप्त हो गई, यानी एक दिशा में कंप्लीट हो गई, और दोबारा अगर वो क्रियाएं बैक नहीं हो रही हैं चार्ज करने पर उस सेल को, तो हम उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन एक में यानी क्रियाएं समाप्त होने के बाद दोबारा वो क्रियाएं यानी उत्क्रमणीय है, यानी विपरीत दिशा में नहीं होती हैं, यानी वो सेल चार्ज नहीं होते। और द्वितीयक सेल बार बार क्रियाएं एक दिशा में चलेंगी, चार्ज करने पर विपरीत दिशा में होने लगेगी। यानी सेल, विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। ऐसे सेल जिनमें विद्युत धारा मतलब करंट, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनको पुनः चार्ज किया जा सके। एक तो विद्युत हमने उससे यूज करी, दोबारा विद्युत से फिर हमने उसको चार्ज कर लिया, ताकि जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, घड़ी के सेल हो गए, ये सब क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। अब चूंकि सेल भी दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे सेल जो मान लो घड़ी में डालते खत्म हो जाते, खराब हो जाते, फेंक देते। एक ऐसे सेल भी आते जिससे खिलौने वगैरह चलाए जाते हैं, वो दोबारा बार बार चार्ज करते हैं, बार बार उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो चार्ज हो रहे हैं वो द्वितीयक सेल, और जो डिस्चार्ज होने के बाद खराब हो गए, किसी काम के नहीं बचे, वो कहलाएंगे यहाँ पर प्राथमिक सेल। तो जो शुष्क सेल है इसको हम समझते हैं। शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। इस सेल में विद्युत अपघटन, क्योंकि सेल क्या है, सेल में इलेक्ट्रोड होने चाहिए दो, चाहे वो डायरेक्ट डूबे हों और या फिर अलग अलग पात्रों में। चूंकि विद्युत रासायनिक सेल में तो अलग अलग पात्र में एक एक इलेक्ट्रोड डूबा होता है, तो इसमें विद्युत अपघट्ट यानी विलयन के रूप में ना होकर विलयन के स्थान पर गाढ़े पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए इसे शुष्क सेल कहते हैं। इसे लैक्लांस ने बनाया था, इसलिए इसे लैक्लांस सेल भी कहते हैं। इस सेल में जिंक धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है, जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। पात्र के आंतरिक भाग को NH4Cl व ZnCl2 का पेस्ट लेपित होता है। पात्र के मध्य में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करते हैं। हम डायग्राम द्वारा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर का पेस्ट होता है। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, इस सेल में जो जिंक धातु का बेलनाकार पात्र यानी जिंक धातु का जो बर्तन है वही एनोड का काम कर रहा है। और चूंकि विद्युत रासायनिक सेल में क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रोड और उनके विद्युत अपघट्ट, तो एक इलेक्ट्रोड तो जिंक का पात्र हो गया एनोड, और उसका जो विलयन हो गया एक प्रकार से अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2, और दूसरा जो हो गया इलेक्ट्रोड वो हो गई ग्रेफाइट की छड़ और कैथोड का काम कर रही है, और इसका जो विलयन हो गया वो क्या हो गया, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, ये इसका विलयन हो गया। ये पेस्ट के रूप में होते हैं दोनों विद्युत अपघट्ट, विलयन के रूप में नहीं होते, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल। और विद्युत उत्पन्न होगी, एक बार क्रियाएं कंप्लीट होने के बाद सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, तो फिर उसको दोबारा चार्ज करके विपरीत दिशा में वो क्रियाएं संपन्न नहीं होती, इसलिए एक बार डिस्चार्ज हो गया, खराब हो गया, फेंक दिया। अब इसका डायग्राम यहाँ पर हम देखते हैं, चित्र यहाँ पर देखते हैं। तो ये यहाँ पर जिंक का पात्र, ये जो यहाँ पर बना रखा है हमने, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो है ये जिंक का पात्र है, यहाँ पर ये यहाँ पर जिंक का पात्र है, और ये पात्र किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। किसका पात्र किसका काम कर रहा है, एनोड का। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, ये जिंक का पात्र है, एनोड का काम कर रहा है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसके आंतरिक भाग में
NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट होता है। तो हम इसको बता रहे हैं कि इसके आंतरिक भाग में ऐसा हमने दिखा दिया पेस्ट है, यानी एक इलेक्ट्रोड हो गया और उसका विद्युत अपघट्ट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, पात्र के बीच में ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हालांकि कार्बन का अपर रूप है, कार्बन अधातु है, धातु कुचालक होती है। तो इसमें ग्रेफाइट की छड़ है, कैथोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? कैथोड का। अब इसके चारों तरफ जो पेस्ट है, इसके चारों तरफ जो पेस्ट है वो क्या है? MnO2 प्लस CO, कार्बन का पेस्ट है। और ये जो है जिंक के पात्र के चारों तरफ NH4Cl, इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए मोटे कागज की परत इसके चारों तरफ लपेट दी जाती है। और ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है कि पीतल की टोपी, ये क्या है? यहाँ पर शुष्क सेल है, यानी जिंक का बर्तन, उसकी आंतरिक भाग में NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट, फिर बीच में ग्रेफाइट की छड़ और उसके चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। तो एक सेल ये हो गया आधा और एक सेल आधा ये हो गया। अब इसमें होने वाली, चूंकि यहाँ पर जिंक पात्र एनोड है, अब इसमें होने वाली क्रियाओं को हम समझते हैं। तो जब हमें मान लो कि हमें सपोज करो इससे बल्ब जलाना है, अब हमें इससे यहाँ पर बल्ब जलाना है, मान लो इससे बल्ब जलाना है, तो यहाँ पर क्या किया, इन दोनों तारों को कनेक्ट कर दिया और मान लो बल्ब इसमें जलने लगेगा, बल्ब शाइन होने लगेगा, यानी विद्युत उत्पन्न हुई है। तो इसके अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पर जिंक पात्र में से यानी जो Zn है वो 2+ आयन के रूप में पेस्ट में चला गया और अपने इलेक्ट्रॉनों को कहाँ छोड़ गया? पात्र में। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए कहाँ आ जाएंगे? ग्रेफाइट की छड़ पर आ जाएंगे। तो ग्रेफाइट से, यानी ग्रेफाइट से जिंक की तरफ विद्युत का प्रवाह होगा, ग्रेफाइट से जिंक की तरफ विद्युत का प्रवाह, और जिंक से यानी ग्रेफाइट की छड़ यानी एनोड से कैथोड की तरफ विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब हम इसकी क्रियाओं को समझते हैं यहाँ पर। तो अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, तो अभी हमने बताया इसमें क्या हो रहा है कि जो जिंक का बर्तन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन पात्र पर रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण। Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक पहले ठोस था, अब विलयन में चला गया। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जो उसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है और NH4Cl का क्या होगा? आयनन होगा। तो MnO2 प्लस NH4Cl जिंक के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे और क्या बन जाएगा? मैग्नीज ट्राइऑक्साइड Mn2O3 सॉलिड अमोनिया गैस और H2 बनेगा। चूंकि इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं इसलिए क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर ये एनोड के समान व्यवहार करेगा। क्या बोलेंगे हम? एनोड पर, और यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? कैथोड पर। एनोड पर और कैथोड पर। तो ये प्रोसेस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर और ये जिंक पात्र में ये क्रिया हो रही है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में दिखाना है तो जिंक एनोड था, पात्र था, और यहाँ पर MnO2 ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर था और NH4Cl, चूंकि जैसे ZnCl2 यानी Zn इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ के रूप में जैसे विद्युत अपघट्ट के अंदर जाएगा तो NH4Cl का जो Cl है वो इससे क्रिया करने के लिए आएगा, NH4 को फ्री कर देगा। तो MnO2 और NH4+ दोनों जिंक द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे। यहाँ पर ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, यानी जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके द्वारा यूज किए गए, जिसको आगे अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर हमने नीचे ये क्रिया बताई है। चूंकि क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इस क्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाया गया। तो MnO2 NH3 और H2। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कैथोड पर NH3 गैस मुक्त हुई, क्योंकि जो क्रिया है अपचयन की वो कैथोड पर हो रही, तो गैस मुक्त होती है और एनोड पर Zn2+ बना, इलेक्ट्रॉन पात्र पर छोड़कर Zn2+ के रूप में विद्युत अपघट्ट में चला गया। तो अमोनिया गैस और Zn2+ की कुछ मात्रा के साथ क्रिया कर एक जटिल यौगिक बनाता है। क्यों? क्योंकि गैस अगर बैटरी के अंदर रहेगी तो आंतरिक दीवार पर दाब डालेगी, बैटरी के फटने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे सेल के अंदर
गैस का दाब स्थिर रहता है। तो Zn2+ एनोड पर बना और अमोनिया कैथोड पर बनी, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और एक संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक। तो हम क्या बोल रहे हैं? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल का जो विभव होता है वो 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। तो जो शुष्क सेल है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी यानी 1.25 से 1.5। तो ऐसे आज हमने इसके 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। और भी क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन 6 यानी संचारण वगैरह, बाकी के जो और 4-5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इसके लेके आएंगे। तो ऐसे आज हमने जो चैप्टर 2 है क्लास 12 केमिस्ट्री का, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने समझा है। और भी इसके 3-4 क्वेश्चन जो बाकी रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इतने क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलो एग्जाम में इनमें से 3 क्वेश्चन आने ही हैं और हर बार आते हैं और बार बार आएंगे और 2025 के एग्जाम में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। चूंकि मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अभी मैं आपके लिए गैसिंग पेपर लाऊंगा यानी 101% उसी में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते, लेकिन पहले हमें इस प्रोसेस से होकर गुजरना है। अगर हम उस पेपर को एक बार पढ़ लेते हैं तो 101% वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि लंबे समय से मैं पढ़ाता आ रहा हूं और मेरी गैसिंग 99% एग्जाम में आती भी है। लेकिन चूंकि हम कहते हैं कि पेपर के पैटर्न में कब परिवर्तन हो जाए हम कह नहीं सकते, तो अभी तक तो ऐसा होता है कि मेरा गैसिंग पेपर 99% एग्जाम में फंसा है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी चूंकि वो एक शॉर्ट तरीका है, वो आपका लक है कि हो सकता है पूरे क्वेश्चन आपके उसमें से मिल जाए। बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड होगा तो लगातार मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाया हूं और लाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आता है आप एक बार चैनल चेक जरूर करें कि सर ने इंग्लिश मीडियम के लिए डाला है या हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इंग्लिश मीडियम में होता है, पूरा इंग्लिश में लिखा होगा, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में लिखा रहता है मैटर। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।